ओके, तो 9 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं अपठित गद्यांश। तो ये हमें आज स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें कुछ बातें, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। और मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें पैसेज या अनसीन पैसेज जो है उसको सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को अटेंटिवली स्टडी करना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को अटेंटिवली स्टडी करना चाहिए। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। उसके जस्ट बाद में पैसेज को 2-3 टाइम्स स्टडी करना चाहिए। ओके, पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार, 2-3 टाइम्स, 2 से 3 बार हमें पैसेज को स्टडी करना है। ओके, इसके जस्ट बाद में है फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस के आंसर, फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों उन्हें टेंस के अनुसार, फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों उन्हें टेंस के अनुसार लिख देना चाहिए। ओके, इसके जस्ट बाद में आगे जो मेन पॉइंट है वो है डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ओके, ये काम भी करना है। इसके जस्ट बाद में सेकंड टाइम पैसेज को अटेंटिवली स्टडी करें। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर दें। इस प्रकार से हमें कुछ ये मेन पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं।
तो क्या करना है, इसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स और हैं वो लिखेंगे, इनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज में दिए गए क्वेश्चन को अटेंटिवली स्टडी करना है। अटेंटिवली मींस ध्यान से, बहुत ही ध्यान से जो है पहले क्वेश्चन को स्टडी करना है हमें, ठीक है, ताकि हम पैसेज पढ़ें तो ये जो क्वेश्चन माइंड में हमारे रहे तो तुरंत हम उनका आंसर लिखें। इसके बाद में पैसेज को 2 और 3 टाइम स्टडी करना है, 2 से 3 बार पैसेज को स्टडी करेंगे तब प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो उन्हें टेंस के अनुसार लिख देना चाहिए, तुरंत वहीं इनको जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं उनके अंदर ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो काम में आ जाएंगे। सेकेंड टाइम पैसेज को अटेंटिवली स्टडी करें, सेकेंड टाइम फिर से पैसेज को स्टडी करना है और इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें देने हैं। इसके बाद देखिएगा हमें क्या करना है, कुछ बातें और ध्यान में रखनी है ताकि पैसेज में आपके आउट मार्क्स से आ सकें। और अगला जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो मेन पॉइंट है टेंसेज का यूज प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद में और क्या ध्यान रखना है हमें, यदि क्वेश्चन में डू डच दिया हुआ होने पर आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज किया जाता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके। इसके जस्ट बाद में है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस, आईएस इसमें से कोई सा आ जाएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके जस्ट बाद में नेगेटिव सेंटेंस, अगर आंसर मान लो नेगेटिव होता है उसका, वैसे आंसर मैक्सिमम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है, मान लो नेगेटिव सेंटेंस होने पर या नेगेटिव सेंटेंस बनाने पर, मान लो इसको हम यूं लिख दें, नेगेटिव सेंटेंस में आंसर देने के लिए डू डच के साथ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ओके। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार से हमें जो है इनका यूज करना है, ओके। इसके जस्ट बाद में है यदि क्वेश्चन
में डिड दिया हुआ होने पर आंसर में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में क्या हो, डिड दिया हुआ हो तो आंसर में है, क्या करेंगे हम, आंसर में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि वो आंसर कैसा बन रहा है, वो आंसर यदि सिंपल बन रहा है, मतलब पॉजिटिव आंसर है, ओके, तो पॉजिटिव आंसर होने पर हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और यदि नेगेटिव आंसर हो, नेगेटिव आंसर होते कम है, लेकिन नेगेटिव आंसर हो तो हमें डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार फिर से इन पॉइंट्स को अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक दो पॉइंट और हैं उनका हम स्टडी करेंगे। टेंस का प्रॉपर यूज करें, ठीक है, तो टेंस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन में डू डज दिया हुआ होने पर आंसर में V1 और SES IS का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में डू डज दिया हुआ होने पर आंसर में V1 प्लस SES IS का यूज किया जाता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके। इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में डू डज दिया हुआ होने पर आंसर में V1 प्लस SES IS का यूज किया जाता है, लेकिन शर्त क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके। इसके जस्ट बाद में, और यहाँ भी सेंटेंस जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर होगा ना यहाँ पर भी, तो फिर क्या होगा, डज और डू जो है उनके साथ में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव सेंटेंस ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव आंसर है तो देखिए यहाँ पर डू डज के साथ में नॉट का यूज और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और यदि क्वेश्चन में डिड दिया हुआ हो तो आंसर में हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और नेगेटिव होने पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके जस्ट बाद में एक दो मेन पॉइंट और हैं, वो देखिएगा। वो मेन पॉइंट्स क्या हैं, यदि अगला जो मेन पॉइंट है वो है, यदि क्वेश्चन में यू का यूज हो तो आंसर में यू को आई या वी में चेंज करते हैं, ओके। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या हो, यू का यूज किया गया हो, ठीक है, तो आंसर में यू को किस में चेंज करते हैं, यू को आई या वी में चेंज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें जो है आई भी आ सकता है और वी भी आ सकता है, ओके। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये होगी, क्वेश्चन में अगर मान लो सेकंड पर्सन है तो उसको हम आंसर में फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि WH वर्ड्स का नॉलेज, WH वर्ड्स का नॉलेज होना कंपल्सरी है। WH वर्ड्स हैं उनका नॉलेज भी कंपल्सरी है। तो WH वर्ड्स जो है वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो इन 15 WH वर्ड का यूज भी करना कंपल्सरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो WH वर्ड से ही स्टार्ट होंगे या फिर किससे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से होंगे। तो हमें हेल्पिंग वर्ब पे पता होना चाहिए और WH वर्ड का भी पता होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान में इसका हम स्टडी करेंगे अभी,
एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन हो आंसर भी उसी टेंस में देना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो जिस टेंस में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जिस टेंस का हो, आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। हमें टेंस अपनी तरफ से चेंज नहीं करना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इसके जस्ट बाद में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड उनके बारे में अभी बताऊंगा, ताकि हेल्पिंग और WH वर्ड अगर आपके ध्यान में हो तो आप थोड़ा सा इजीली उनका जो है आंसर दे सकते हैं। ऐसा क्यों कि WH वर्ड मान लो आपको पता ही नहीं है, तो WH का पता नहीं है तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा अगला, हु, अब हु का पता नहीं है तो आप कैसे आंसर देंगे उसका, कि हमें आंसर इसका कैसे देना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम जो स्टडी करेंगे हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड की। तो इंग्लिश में जो है 24 तो होती है हेल्पिंग वर्ब, ओके, और 15 होते हैं WH वर्ड। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब की, ओके। हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये 24 होती है काउंटिंग में, इनको हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास में होती हैं 11। कितनी होती हैं? 11 कौन कौन सी हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है डू फॉर्म का। डू में डू, डज और डिड, ठीक है। इसके जस्ट बाद में है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में है हैज, हैव और हैड, ये आती हैं हैव फॉर्म में। इसके बाद में है बी फॉर्म, ओके। तो बी फॉर्म में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर, वॉच और वर, ये है बी फॉर्म। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये कौन कौन से टेंसेस में यूज आती हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बता दूं आपको, डू और डज ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती हैं, डिड ये पास्ट सिंपल में यूज होती हैं, ओके, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। हैज और हैव इनका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंगुलर के साथ में हैज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ में भी हैव का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके अंदर हेड का यूज होता है सभी पर्सन्स और सब्जेक्ट्स के साथ में। इसके जस्ट बाद में इज, एम, आर, ओके, इनका यूज जो है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में आर का होता है, और आई के साथ में एम का होता है। वोज और वर इनका यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वोज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर का होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में भी वोज का यूज होता है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि इनका ध्यान नहीं होगा तो हम प्रॉपर जो है पैसेज के आंसर जो है या डायरेक्ट अपने जो बुक में क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर हम प्रॉपरली दे नहीं पाएंगे। और इनका जो यूज है वो मैन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, हमें आगे जो सेकंड टाइप हमारा हेल्पिंग वर्ब का है वो है, सेकंड टाइप है मॉडल ऑक्सिलियरी।
सेकंड टाइप कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलियरी। तो मॉडल हमारे पास में कितने हैं? 15 है। 15 WH वर्ड है, मॉडल 15 नहीं है, मॉडल है 30। ओके, 15 क्या होते हैं? WH वर्ड्स होते हैं। तो मॉडल कितने हमारे पास में? 13 और 11 24। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी हमारी? 24। इसके अंदर हमें थोड़ा इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करना है? कुछ मॉडल प्रेजेंट के हैं और कुछ मॉडल पास्ट के हैं। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, कैन का पास्ट होता है कुड। ओके, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। उसके जस्ट बाद में है मे, मे का पास्ट होता है माइट। विल, विल का पास्ट होता है वुड। इसके जस्ट बाद में है सेल, सेल का पास्ट होता है शुड। ओके, इसके जस्ट बाद में है नीड, डेयर, मस्ट। ओके, और एक आता है ought टू। ये मॉडल है, इनका कोई पास्ट नहीं होता है। नीड का भी नहीं होता, डेयर का भी नहीं होता, मस्ट का भी नहीं होता और ought टू का भी नहीं होता। और एक हमारे पास में लास्ट जो मॉडल है वो आता है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का क्या नहीं होता? प्रेजेंट नहीं होता, समझ गए ना? तो यूज्ड टू का यूज जो है वो मैक्सिमम किस में आता है? पास्ट टेंस में ही आता है। इसका कोई प्रेजेंट नहीं होता। तो इस प्रकार हमें इनका भी ध्यान रखना है, मॉडल ऑक्सिलियरी का और प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है इनका भी हमें ध्यान रखना है। और इनका जो यूज है, अब देखिए, अब यदि क्वेश्चन में मान लो कैन आया तो हमें आंसर में भी कैन का यूज ही करना है, ठीक है ना? और यदि टेंस चेंज करना पड़े तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है टेंस चेंज कर देंगे। जैसे कैन का कुड बनाए, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, ठीक है ना? और नीड, डेयर, मस्ट और टू इनका कोई पास्ट होता नहीं है और यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इन मॉडल्स का यूज करना है। एक बात और ध्यान में रखनी है, मॉडल के जस्ट बाद में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, किसी दूसरी फॉर्म का यूज आप नहीं कर सकते। यदि आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना हो मॉडल के साथ में तो पहले आपको बी लगाना पड़ेगा, बी के जस्ट बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें जो है इनका जो यूज है वो देखना है और इनके अकॉर्डिंग जो है हमें जो क्वेश्चन मिले हमें उनका आंसर देना है। तो ये विशेष बात ध्यान में रखने की है। अगर ये आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसको इजीली दे पाएंगे और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना? अब इसमें कुछ जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हमें थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग से पूछा जाता है तो हमें उसका आंसर कैसे देना है इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा, यदि हमारे पास में क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसका आंसर हम कैसे देंगे, ये देखें। पहले सपोज करो एक क्वेश्चन है, हैव यू ए बुक। छोटा सा क्वेश्चन है, हैव यू ए बुक, क्या आप एक बुक रखते हैं या आपके पास क्या एक बुक है। अब इसका आंसर हम देंगे तो इसका आंसर हम कैसे देंगे देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था इसमें रूल्स में कि यू अगर क्वेश्चन में हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, आई में या वी में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, आंसर मैक्सिमम पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव में कम आते हैं। अब हम इसका मान लो नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में से आंसर देते हैं, दोनों तरीके सीखेंगे। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉजिटिव आंसर देना है इसका,
तो पॉजिटिव आंसर देने के लिए हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो भी ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें तो हमें एक स्ट्रक्चर का यूज करना है, और वो स्ट्रक्चर क्या है, आंसर का जो स्ट्रक्चर वो देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ओके, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आर और फुल स्टॉप। कोई भी पॉजिटिव आंसर हो तो उसका आंसर हम इस तरीके से देते हैं, ये एलिमेंट हमारे पास में होने चाहिए। तो इसका आंसर देंगे हम, देखिएगा, तो यू को हम चेंज करेंगे आई में, ओके, या फिर वी में, ठीक है। तो आई या वी हैव ए बुक, ओके। अब इनमें से दोनों में से अकॉर्डिंग सिचुएशन आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कि हमारे पास एक बुक है या मेरे पास एक बुक है, ऐसे हमने इसका आंसर दिया है। यदि इसका आंसर हमें नेगेटिव में देना पड़े तो हम क्या देंगे नेगेटिव में आंसर, आई हैव नॉट ए बुक, ओके। या हम वी भी कर सकते हैं, वी हैव नॉट ए बुक, या इससे हैव नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम हैवंट भी लिख सकते हैं, ओके। आई हैवंट ए बुक, वी हैवंट ए बुक, इस प्रकार से जो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के नेचर के अनुसार ही हमें क्या करना है, आंसर देना है। और आंसर हमें देना है तो उसमें हमें जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का प्रॉपर जो है वो सेलेक्ट करना है, उनको प्रॉपरली उनका यूज जो है वो करना है। एक हमें वर्ड लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप दें तो पहले WH जो वर्ड है उस WH वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो स्टडी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर जो अभी आंसर आपने देखा उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम आंसर देते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो देखिएगा, डू यू वांट टू गो टू जयपुर टुडे, ये क्वेश्चन है आपके पास, ओके। अब इसका हमें आंसर देना है, हेल्पिंग से स्टार्ट है तो यस और नो में आंसर देंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। वो एक तरीका दूसरा था, इसका एक तरीका दूसरा है, वो देखिए कैसे आंसर देते हैं हम। अब इसका हम आंसर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज करो हमें इसका आंसर देना है यस में, हमने यस और नो का यूज पहले वाले मेथड में नहीं किया, हम यहाँ कर रहे हैं। तो यस, इसके बाद में यू को हम चेंज करेंगे आई में या वी में। यस आई वांट टू गो टू जयपुर, ओके, और टुडे। एक आंसर तो इसका ये है, यस आई वांट टू गो टू जयपुर टुडे। दूसरा इसका आंसर है नो। नो का आंसर जब देंगे हम इसमें तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो भी नेगेटिव ही फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो हमने नो से इसका आंसर दिया, नो आई, और इसके साथ क्या लगता है, डू, आई डू नॉट वांट टू गो टू जयपुर टुडे, ओके। इस प्रकार से हमें जो है नेगेटिव आंसर देना है। इस डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डू नॉट की जगह डोंट का यूज भी कर सकते हैं। और डज नॉट हो तो डज नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डजंट भी लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं। इस प्रकार हमें जो है आंसर देना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। और सेंटेंस हमें बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा हार्ड सेंटेंस आपको यूज नहीं करने हैं, वरना सेंटेंस गलत भी हो सकता है। यदि इधर की बात करें हम, सेंटेंस में अगर मान लो कैन आ रहा है तो हमें आंसर में भी कैन का यूज करना है, ओके। विल आ रहा है तो विल का हम आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टेंस जिस जैसा है या पर्सन जिस टेंस में है हमें आंसर उसी टेंस में देना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और
इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन किन आंसर की जो वर्ड लिमिट है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हम लिखें तो वर्ड लिमिट कितनी रखें। तो ये ध्यान रखें आप, WH वर्ड जो है, WH वर्ड एक तो वाई, एक हाउ, ठीक है। इनके जो आंसर हैं, इनसे जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं उनके जब आप आंसर दें तो इनके आंसर आप मैक्सिमम 3 लाइंस में दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 लाइंस में, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर आप देंगे WH वर्ड वाई और हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के आंसर मैक्सिमम 3 लाइन्स में देने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि WH वर्ड जो है वाई और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस या क्वेश्चन है उनके आंसर कितने लाइन में देने हैं, 3 लाइन्स में देने हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, इससे ज़्यादा इसका जो वर्ड लिमिट है वो नहीं होना चाहिए। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो स्टडी करेंगे WH वर्ड्स के बारे में। तब तक आप इनको लर्न कर लेना और इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।